अच्छा, जब भी हिमालय का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? एक बहुत बड़ी बर्फीली चोटियों की दीवार, है ना? बिल्कुल सीधी और जिसे पार ना किया जा सके। पर क्या ये पूरी कहानी है? नहीं, असलियत तो इससे कई ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो कई ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम सब मिलकर हिमालय को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर ये है क्या। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। देखिए, इस बहुत बड़ी सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम कल्पना करें कि हम हिमालय को एक केक की तरह स्लाइस कर रहे हैं। हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे और इसकी एक-एक परत को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं, हमें तीन मुख्य पैरेलल रेंज यानी समानांतर श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। सबसे उत्तर में और सबसे ऊंचा है महान हिमालय। उसके ठीक बाद आता है मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण में हमें मिलती हैं शिवालिक की नई नवेली पहाड़ियां। तो चलिए जरा इनके स्केल को समझते हैं। देखिए, जो महान हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर से ज्यादा है। और हाँ, दुनिया की सारी सबसे ऊंची चोटियां यहीं पर हैं। फिर आता है मध्य हिमालय, जो करीब 4000 मीटर ऊंचा है और ये अपनी खूबसूरत घाटियों के लिए जाना जाता है। और आखिर में शिवालिक, ये सबसे नया और सबसे दक्षिण में है और इसकी ऊंचाई बस 900 से 1200 मीटर के आसपास ही है। अच्छा, इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ना कुछ बहुत ही अनोखी घाटियां बसी हुई हैं, जैसे कि कश्मीर घाटी। ये महान हिमालय और मध्य हिमालय की पीर पंजाल रेंज के बीच में है। यहाँ एक खास किस्म की मिट्टी मिलती है जिसे करेवा कहते हैं, और ये मिट्टी दुनिया के सबसे कीमती मसालों में से एक यानी केसर की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मध्य हिमालय की ढलानों पर ऊंचाई पर बड़े बड़े घास के मैदान भी हैं। जम्मू कश्मीर में लोग इन्हें मर्ग बुलाते हैं, जैसे गुलमर्ग या सोनमर्ग। और जैसे ही हम उत्तराखंड पहुंचते हैं, इन्हीं मैदानों का नाम बदलकर बुग्याल या पयाल हो जाता है। देखा, नाम भले ही अलग हों लेकिन इनकी खूबसूरती एक जैसी ही है। चलिए अब जरा सबसे निचली रेंज शिवालिक पर चलते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लंबी लंबी घाटियां बनी है ना, उनके भी अलग अलग नाम हैं। पश्चिमी हिस्से में इन्हें दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून, और पूर्वी हिस्से में यही घाटियां द्वार कहलाती हैं, जैसे हरिद्वार। तो अभी तक हमने हिमालय को उत्तर से दक्षिण यानी परतों में देखा। अब एक काम करते हैं, अपना नजरिया बदलते हैं और पश्चिम से पूर्व की एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। यहाँ एक दिलचस्प चीज देखने को मिलेगी कि पहाड़ों को श्रृंखलाएं नहीं बल्कि बड़ी बड़ी नदियां आपस में बांटती हैं। इन्हीं नदियों के आधार पर हिमालय को पश्चिम से पूर्व की तरफ 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। देखिए, सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिस्सा है वो है पंजाब हिमालय। फिर सतलज और काली नदी के बीच आता है कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है विशाल नेपाल हिमालय। और बिल्कुल आखिर में तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का क्षेत्र कहलाता है असम हिमालय। तो अब एक बहुत ही मजेदार काम करते हैं, हिमालय के दो छोरों की तुलना करते हैं, यानी पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। आप देखेंगे कि इनमें जमीन आसमान का फर्क है। पश्चिमी हिमालय जो है वो बहुत चौड़ा है। मतलब कुछ जगहों पर तो इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। काफी विशाल और फैला हुआ है। और अगर इसकी तुलना पूर्वी हिमालय से करें तो वो काफी सिकुड़ा हुआ या संकरा है। उसकी औसत चौड़ाई सिर्फ 160 किलोमीटर के आसपास है। ऐसा लगता है मानो किसी ने पहाड़ों को एक साथ दबा दिया हो। इनकी जलवायु तो मानो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी है। पश्चिमी हिमालय ज्यादातर सूखा रहता है, जहां सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से थोड़ी बहुत बारिश होती है। दूसरी तरफ पूर्वी हिमालय में गर्मियों का मॉनसून इतना बरसता है कि ये बहुत ही नम रहता है। और एक फर्क और है इनके उठने के तरीके में। पश्चिम में पहाड़ मैदानों से धीरे धीरे सीढ़ियों की तरह ऊपर उठते हैं,
जबकि पूर्व में वो अचानक से खड़े हो जाते हैं। अब इस जलवायु के फर्क का सीधा असर वहां के जीवन पर पड़ता है ना? कम बारिश की वजह से पश्चिमी हिमालय में पेड़ पौधे कम हैं, तो जाहिर है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता भी कम है। लेकिन पूर्वी हिमालय, अरे वाह, भारी बारिश का मतलब है घने जंगल, और ये दुनिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक गिना जाता है। मतलब यहाँ अनगिनत तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं। अच्छा, इन दोनों हिस्सों के बीच का अंतर समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, और वो है स्नो लाइन। हिंदी में कहें तो हिमरेखा। ये वो काल्पनिक लाइन है जिसके ऊपर पहाड़ साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, क्योंकि पश्चिमी हिमालय सूखा है, वहाँ बर्फ सिर्फ बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ही टिक पाती है, इसीलिए वहाँ स्नो लाइन ऊंची है। इसके ठीक उलट पूर्वी हिमालय में इतनी ज्यादा नमी और बर्फबारी होती है कि वहाँ स्नो लाइन काफी नीचे से ही शुरू हो जाती है। अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो सब सतह पर था, लेकिन एक सवाल उठता है, इस पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़े रखने वाली वो अदृश्य शक्ति क्या है? तो इसका जवाब जमीन के नीचे छिपा है, भूवैज्ञानिक फॉल्ट लाइंस में। तो हिमालय की इन विशाल परतों को आपस में कुछ अदृश्य दरारों ने बांध रखा है, और ये हैं प्रमुख फॉल्ट लाइंस। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे उत्तर में है ITSZ, जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच का बॉर्डर है। उसके ठीक नीचे MCT, महान और मध्य हिमालय को अलग करता है। फिर आता है MBF, जो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है। और बिल्कुल आखिर में HFT, जो शिवालिक को हमारे विशाल गंगा के मैदानों से अलग करता है। असल में यही वो छिपा हुआ आर्किटेक्चर है जिसने इस पूरे स्ट्रक्चर को संभाल रखा है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि हिमालय सिर्फ एक सीधी दीवार नहीं है, ये तो एक गतिशील, बहुआयामी और कह सकते हैं एक जीवित भौगोलिक सिस्टम है। ये परतों, अलग अलग क्षेत्रों और गहरी दरारों का एक ऐसा जाल है जो इसे अविश्वसनीय रूप से जटिल और अद्भुत बनाता है। जैसा कि किसी भूगोलवेत्ता ने क्या खूब कहा है, हिमालय केवल पहाड़ नहीं है, वे अपने आप में एक दुनिया है, और आज हमने उसी दुनिया के कुछ पन्नों को पलटने की कोशिश की है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हिमालय आज भी बढ़ रहा है, हर साल लगभग 5 मिलीमीटर। जरा सोचिए, आज से 10 लाख साल बाद ये दुनिया कैसी दिखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती हमेशा बदल रही है, हमेशा जी रही है।